हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास शेयर भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है। ठीक है, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है रंग में भंग, ऑप्शन बी है भारत भारती, ऑप्शन सी है साकेत और ऑप्शन डी है प्रिय प्रवास। तो इसमें से हमको बताना है कि मैथिली शरणगुप्त की कौन रचना नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि रंग में भंग ये किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी है, तो ये भी मैथिली शरणगुप्त की है। साकेत किसकी है, तो साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की है। ये क्या है, प्री प्रवास किसकी है, तो प्री प्रवास मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्री प्रवास किसकी है, तो ये अयोध्या प्रसाद सिंह। ठीक है, ये अयोध्या प्रसाद सिंह जिन्हें हम क्या हरिऔध कहते हैं। प्री प्रवास किसकी है, तो ये अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध की है। ठीक है, ये किसकी है, तो ये अयोध्या अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। ये किसकी है, तो परिप्रवास क्या है, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अग्र शब्द का विलोम है। ठीक है, अग्र शब्द का विलोम बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी है नीचे, ऑप्शन सी है पश्चिम और ऑप्शन डी है आगे। तो अग्र का विलोम क्या होगा, तो अग्र का विलोम होगा, अग्र का विलोम क्या होगा, तो अग्र का विलोम होगा पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पूर्व का क्या होगा विलोम, तो पूर्व का होगा पश्चिम। पूर्व का क्या होगा, पश्चिम होगा। नीचे का क्या होगा, तो इसका होगा ऊपर। नीचे का ऊपर होगा और आगे का पीछे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में काल का कौन सा वाक्य में काल कौन सा प्रयुक्त है। ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में काल कौन सा प्रयुक्त है हमको बताना है। तो ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी है संदेह वर्तमान काल और ऑप्शन डी है पूर्ण वर्तमान काल। तो क्या है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इसमें क्या है, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है हमको बताना है। तो ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी है वचन, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है लिंग। तो क्या है कि मेरे को बाजार जाना है, इसमें किस प्रकार की क्या है, अशुद्धि है। तो इसमें क्या है, सर्वनाम की अशुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे लिखा है ये क्या है, ये क्या है, मेरे के स्थान पे क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे होगा, तो मुझे क्या है, ये सर्वनाम है। तो इसमें कहाँ पे, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि हो गई, तो इसमें सर्वनाम की अशुद्धि हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है, अलंकार का कौन सा रूप है। ठीक है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी है भ्रांतिमान, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है उपमा। तो क्या है कि वे तुम सम तुम उन सम स्वामी, पंक्ति में क्या है, तो पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां 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 समता या तुलना का भाव हो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार को क्या कहते हैं, तो जहां समता या तुलना का भाव हो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। ठीक है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए घटाओ, ऑप्शन बी है घटाएं, ऑप्शन सी है घटा घटाएं और ऑप्शन डी है घटाइयाँ। तो घटा का बहुवचन क्या होगा,
तो घटा का बहुवचन क्या होगा? घटाएं होगा। ठीक है, घटा का बहुवचन क्या होगा? घटाएं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, जहां गांठ तहां रस नहीं, जहां जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? जहां गांठ तहां रस नहीं, यहाँ जानत सब कोई में किस प्रकार का अलंकार है? तो ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी है यमक। तो क्या है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, इस पंक्ति में क्या है? तो इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। ठीक है, इस पंक्ति में क्या है? तो इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ एक से अधिक अर्थों का क्या हो रहा है? संश्लेषण हो रहा है। यहाँ पे एक से अधिक अर्थों का संश्लेषण हो रहा है। यहाँ पे जो गांठ लिखा है, ये जो गांठ है, ये गांठ का पहला अर्थ होगा गन्ने की पड़ी गांठ। ठीक है, इसके यहाँ पे एक अर्थ होगा गन्ने की पड़ी गांठ, और इसी का एक और अर्थ होगा ईस्या या कुंडा, सॉरी ईस्या या कुंठा। और यहाँ पे ये क्या हो गया? इसका दो अर्थ हो गया। यहाँ पे जो रस है, इसका भी क्या है? इसका भी दो अर्थ निकलेगा। यहाँ पे एक रस का मतलब होता है पीने वाला रस, और दूसरा इसका अर्थ होगा कि प्रेम, अर्थात जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, अथवा जहाँ ईर्ष्या या द्वेष होगा, ईर्ष्या या द्वेष होता है वहाँ क्या होता है? प्रेम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है शिव प्रसाद, ऑप्शन बी है सुदर्शन, ऑप्शन सी है अब्दुल राही और ऑप्शन डी है अब्दुल हसन। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। अब्दुल हसन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द हैं। ठीक है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द है। हमको बताना है कि बोलियां क्या है। तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है बोली, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है पुल्लिंग। तो कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में क्या है? बोलियां। बोलियां शब्द क्या है? बोलियां क्या है? ये भाषा के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, बोलियां क्या है? ये भाषा के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण हमको बताना है। तो ऑप्शन ए नवजीवन दो घनश्याम हमें, ऑप्शन बी है सारंग ले सारंग चली, ऑप्शन सी है अब जीवन में नहीं जीवन है, और ऑप्शन डी है कानन कठिन भयंकर भारी। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा? तो क्या है कि कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क्या है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, वो हमको पहचाना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र मैगजीन, और ऑप्शन डी है बाल बोधिनी, और ऑप्शन डी है कवि वचन सुधा। तो हमको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि कौन इसमें से नहीं है? तो इसमें से क्या है कि आनंद कादम्बिनी, ये क्या है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। ठीक है, क्या है? आनंद कादम्बिनी का संपादन किसने किया था? तो किया था बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री बद्री नारायण चौधरी क्या है? आनंद कादम्बिनी की का संपादन किसने किया था? तो बद्री नारायण चौधरी जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही होगा। अगला है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? तो ऑप्शन ए लोकेश, ऑप्शन बी है सुमित्रा पुत्र, और ऑप्शन सी है नरेंद्र, और ऑप्शन डी है लंकेश। तो क्या है कि लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची हमको बताना है। तो लक्ष्मण का एक पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा सुमित्रा पुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, सप्ताह में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि दिन
कैसा शब्द है? तो ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त क्या है? जो दिन है क्या है? तो दिन पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दिन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है महान का विपरीतार्थ शब्द क्या है? महान का विपरीतार्थ शब्द बताना है। तो ऑप्शन है तुच्छ, ऑप्शन बी है सज्जन, ऑप्शन सी है वीर और ऑप्शन डी है धीर। तो महान का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? तो ये होगा, आप क्या होगा? तो ये तुच्छ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सज्जन का विपरीतार्थ क्या होगा? तो सज्जन का होगा दुर्जन। सज्जन का दुर्जन होगा। ठीक है, वीर का क्या होगा? तो कायर होगा। ठीक है, और धीर का क्या होगा? अधीर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो ऑप्शन है कवि लोग, ऑप्शन बी है कवि वृंद, ऑप्शन सी है कवि समूह और ऑप्शन डी है कवि दल। तो क्या है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि शब्द क्या है? कवि वृंद शब्द का एक वचन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ठीक है, पत्ती शब्द का बहुवचन बताना है। तो क्या होगा? तो ऑप्शन है पत्तियां, ऑप्शन बी है पत्तियां और ऑप्शन बी है पत्तियां और ऑप्शन सी है पत्ते और ऑप्शन डी है पत्तियां। तो पत्ती का बहुवचन क्या होगा? तो पत्ती का बहुवचन पत्तियां होता है। ठीक है, ये पत्तियां नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चंद्रबिंदी नहीं है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि सरोवर का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए जलाशय, ऑप्शन बी है सर, ऑप्शन सी है सतदल और ऑप्शन डी है तड़ाग। तो सरोवर का पर्यायवाची कौन नहीं है हमको बताना है। तो सरोवर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो ये है सतदल। क्या है ये? सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सतदल किसका पर्यायवाची है? तो ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, ये किसका है? तो कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ईश्वर की माया, यहाँ पे खाली स्थान है, लोकोक्ति को पूर्ण करने के हेतु उचित विकल्प कौन सा है? ठीक है, ईश्वर की माया खाली स्थान है, लोकोक्ति को पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प बताना है। तो ऑप्शन है कहीं छाया कहीं धूप, ऑप्शन बी है वो ही जाने, ऑप्शन सी है कहीं धूप कहीं छाया और ऑप्शन डी है सबसे न्यारी। तो ईश्वर की माया, ठीक है, लोकोक्ति को पूर्ण करने के लिए क्या होगा यहाँ पे? तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी है कारक, ऑप्शन सी है लिंग और ऑप्शन डी है वचन। तो क्या है कि वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में क्या है? लिंग संबंधी क्या है? अशुद्धि है। ठीक है, क्या है? तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या है कि वो महिला बहुत विद्वान है, यहाँ पे विद्वान जो है ये क्या है? यहाँ पे विद्वान नहीं होगा, वो महिला बहुत विदुषी है, यहाँ पे विदुषी है। ठीक है, महिला के लिए क्या होता है? विदुषी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण बताना है। तो ऑप्शन है तारे आसमान के हैं, आए मेहमान बनी, ऑप्शन बी है ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, ऑप्शन सी है हरिमुख मानो मानो मधुर मयंक, ऑप्शन डी है सखी मयंक तब तव मुख सम सुंदर। तो भ्रांतिमान अलंकार का हमको उदाहरण बताना है। तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण क्या होगा? तो ये होगा कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हंसनी ओस की बूंदों को, यहाँ पे हंसनी क्या है कि ओस की बूंदों को मोती समझकर क्या है? उसे उठा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होगा भ्रांतिमान अलंकार। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है क्रय का विपरीतार्थ शब्द पहचानिए। ठीक है, क्रय का विपरीतार्थ शब्द बताना है। तो ऑप्शन है खरीद, ऑप्शन बी है विक्रय, ऑप्शन सी है खेद और ऑप्शन डी है बिक्री। तो क्रय क्रय मतलब क्या होता है? तो क्रय मतलब होता है खरीदना। क्रय मतलब होता है खरीदना। तो इसका विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? तो इसका विपरीतार्थ शब्द होगा विक्रय। ऑप्शन नंबर बी
सही होगा। विक्रय मतलब क्या होता है, तो बेचना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का यहाँ पे खाली स्थान है, भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी सकर्मक और ऑप्शन डी नाम धातु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्या है, सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जहाँ कर्म कर्म साथ हो या कर्म होने की संभावना हो वहां पे क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। जहाँ जहाँ कर्म साथ हो या कर्म होने की संभावना हो वहां पे क्या होता है, वहां पे सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसमें कर्म क्या है, तो इसमें कर्म क्या है, पत्र लिखना है कर्म है। ठीक है, तो आप क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए बहुत घमंड होना, ऑप्शन बी है सबसे अलग रहने वाला, ऑप्शन सी है बहाना बनाने वाला और ऑप्शन डी है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। तो लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो क्या है कि लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा पुरानी परपाटी पर चलने वाला, पुरानी परपाटी पर चलने वाला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है दीपशिखा, ऑप्शन बी है नीरजा, ऑप्शन सी है निहार और ऑप्शन डी है रश्मि। तो क्या हमको बताना है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, तो वो है निहार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन क्या है, निहार है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ठीक है, सही वाक्य पहचानना है। तो ऑप्शन ए है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ऑप्शन बी है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ऑप्शन सी है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है और ऑप्शन डी है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। तो इसमें हमको सही वाक्य बताना है कि सही वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, तो इसमें क्या है कि ईमानदारी, यहाँ पे दिया है कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। ठीक है, आचरण नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ये भी व्यवहार भी यहाँ पे सही नहीं है, तो ये भी गलत होगा। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, यहाँ पे गुण जो है ये क्या होता है, ईमानदारी मनुष्य का गुण होता है। ठीक है, न कि आचरण व्यवहार और लक्षण भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो ये गुण वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, विप्र शब्द का समानार्थी है। ठीक है, विप्र शब्द का समानार्थी हमको बताना है। तो ऑप्शन ए सहचर, ऑप्शन बी है विधाता, ऑप्शन सी है ब्राह्मण और ऑप्शन डी है याचक। तो विप्र विप्र शब्द का समानार्थी क्या होगा, तो इसका होगा ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्प में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा बताना है। तो ऑप्शन है अंधेरे अंधेरे घर का उजाला, ऑप्शन बी है गुदड़ी का लाल, ऑप्शन सी आँख का तारा और ऑप्शन डी है अंधे की लकड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, इस इससे संबंधित मुहावरा कौन सा होगा, तो ये होगा गुदड़ी का लाल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है, अगुआ बनकर, यहाँ पे खाली स्थान है, दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। ठीक है, अगुआ बनकर, यहाँ पे खाली स्थान है, दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो ऑप्शन ए है रास्ता, ऑप्शन बी है स्थान, ऑप्शन सी है मंजिल और ऑप्शन डी है लक्ष्य। तो क्या होगा कि अगुआ बनकर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो अगुआ बनकर
रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है मालवी। तो हिंदी का मानक रूप किस किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ये है खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ठीक है, हमको बताना है कि सुहावना शब्द जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है वो किसका परिचायक है। तो ऑप्शन है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है विशेष्य। तो क्या है कि मौसम आज बहुत सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द क्या है? विशेषण। ठीक है, विशेषण का परिचायक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सुहावना क्या है? विशेषण है। ठीक है, सुहावना क्या है? विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, इसको अगले पन्ने पे हम लिख देते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? वह विशेष कहलाता है। वह विशेष्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नानी के अगला है नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ। नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन है अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना, ऑप्शन सी है अनुभवी व्यक्ति के आगे बेवकूफ़ी की बातें करना, ऑप्शन सी है अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना और ऑप्शन डी है नानी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करना। ठीक है, तो नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा कि इसका होगा कि अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मारना। ये क्या होगा? नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? ठीक है, दुह उपसर्ग किस शब्द में नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन है दुर्गम, ऑप्शन बी है दुर्बल, ऑप्शन सी है दुर्दिन और ऑप्शन डी है दुलारा। तो दो उपसर्ग किसमें नहीं है? तो ये है दुलारा में क्या है? दो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है किस समूह में सभी शब्द रंक के पर्यायवाची हैं? ठीक है, किस समूह में सभी शब्द रंक के पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन है दरिद्र, कंगाल, रंध्र, रक्षा, ऑप्शन बी है कंगाल, अकिंचन, धनवान, दरिद्र,
ऑप्शन सी है दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, और ऑप्शन डी है धन धान धनहीन, निर्धन, कंगाल। ठीक है, तो क्या होगा कि रंग का परिभाषी किस कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कि दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला है सामासिक पद अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुने। ठीक है, सामासिक पद अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुने। तो ऑप्शन ए है अष्ट और अध्याय, ऑप्शन बी 8 है जो अध्याय, ऑप्शन सी है 8 अध्यायों का समाहार, और ऑप्शन डी 8 है अध्याय। तो अष्टाध्यायी इसका सही विग्रह क्या होगा? तो अष्टाध्यायी का सही विग्रह होगा 8 अध्यायों का समाहार। 8 अध्यायों का समाहार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बात करें तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा द्विगु समास। इसमें द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ है। 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन ए मांग कर खाना, ऑप्शन बी है सबकी सेवा व्यर्थ में करने वाला, ऑप्शन सी है दूसरे के भरोसे रहना, और ऑप्शन डी है सहयोग से काम आसानी से होना। तो 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि क्या है? सहयोग से काम आसानी से होता है। ठीक है, आसानी से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? ठीक है, प्रभावी का विलोम कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अप्रभावी, ऑप्शन बी निष्प्रभावी, ऑप्शन सी अप्रयुक्त, और ऑप्शन डी प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का विलोम नहीं है हमको बताना है कौन नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि अप्रयुक्त क्या है? ये प्रभावी का विलोम नहीं है। ठीक है, क्या है? तो अप्रयुक्त प्रभावी का विलोम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सही शब्द चुनकर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, शब्द अलंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, और यहाँ पे शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद हैं हमको बताना है। तो एक है अनुप्रास, एक है यमक, और तीसरा हमको बताना है। तो ऑप्शन है रूपक, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, और ऑप्शन डी है भ्रांतिमान। ठीक है, तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, कौन कौन सा? तो एक अनुप्रास, यमक, और एक क्या होता है? तो एक होता है श्लेष। ठीक है, एक होता है श्लेष, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, बाकी रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और भ्रांतिमान अलंकार, ये तीनों किसके भेद होते हैं? तो ये सब अर्थालंकार के भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ है। अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए शरीर के अंग अलग होना, ऑप्शन बी हड्डी टूटना, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास होना, और ऑप्शन डी थकावट से बदन में दर्द होना। तो अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा थकावट से बदन में दर्द होना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है कि उपसर्ग क्या होगा। तो ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी है प्रति, ऑप्शन सी है प्रति, और ऑप्शन डी है प्रत। तो प्रतीक्षा का क्या होगा? अगर हम इसका इसका क्या होगा? तो प्रति प्लस इच्छा। ठीक है, प्रति प्लस इच्छा। तो इसमें उपसर्ग क्या है? तो इसमें उपसर्ग प्रति होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ नहीं है को आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी पूजा, कविता, ऑप्शन सी है श्रद्धा, और ऑप्शन डी है कविता। ठीक है, तो भक्ति का अर्थ कौन नहीं है हमको बताना है। तो वो होगा कविता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये कविता नहीं है, पूजा, कविता, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन बी आलंबन, ऑप्शन सी अनुभाव, और ऑप्शन डी है उद्दीपन। ठीक है, तो क्या है कि रसोपत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? तो वो अनुभाव कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का तत्सम रूप हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी है प्रखर, ऑप्शन सी है पोषक, और ऑप्शन डी है प्रखर। तो पोखर का तत्सम क्या होगा? तो पोखर का तत्सम होगा पुष्कर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
अगला है आंख का नीर ढल जाना। आंख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है मरते समय आंसू बहाना, ऑप्शन बी है निर्लज हो जाना, ऑप्शन सी है निरुत्साहित हो जाना और ऑप्शन डी है निष्प्रभ होना। तो आंख का नीर ढल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आंख का नीर ढल जाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या है कि निर्लज हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए परिष्कृत, ऑप्शन बी है पारदर्शी, ऑप्शन सी है पौरसत्य और ऑप्शन डी है पुलस्त। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? तो पाश्चात्य का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आग का पर्यायवाची कौन नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी है पावक, ऑप्शन सी है व्योम और ऑप्शन डी है कृषाणु। तो कौन आग का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो आग का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो व्योम क्या है? ये आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्योम किसका पर्यायवाची है? तो ये आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है। तो ऑप्शन है मित व्यपी, ऑप्शन बी है मित व्यप और ऑप्शन सी है मिताहारी और ऑप्शन डी है मितहारिन। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा मिताहारी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्ति में के रचयिता है। ठीक है, हमको बताना है कि इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो क्या है कि जो पंक्ति दी हुई है क्या है? तो रचयिता इसके कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द। उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए खेतीहर, ऑप्शन बी है कृषिपूर्ण, ऑप्शन सी है नम और ऑप्शन डी है उर्वरा। तो क्या है उत्पादक जमीन? क्या है उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द हमको बताना है। तो उत्पादक जमीन हेतु एक शब्द हमको बताना है तो क्या होगा? तो वो होगा उर्वरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी है पूर्ण विराम और ऑप्शन डी है अल्प विराम। तो क्या है कि विनय और व्यंग उपहास व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का ऐसे होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है रीवा और ऑप्शन डी है रतलाम। तो नई दुनिया समाचार पत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये इंदौर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो को और भी ग्रुप में शेयर करें।